Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ओके, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ये जो एक टेक्निकल पॉइंट आया है ग्रुप में, हीरा गोल्ड ओपन फोरम में, जिसमें फरहान ने ये कहा कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये बिकेगी और बिकने के बाद ये इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेगी। इस किस्म का एक स्टेटमेंट फरहान ने एक ग्रुप में डाला था और उसके बाद बहुत सारे क्लैशेस हुए और फरहान ने बहुत सारी ऊंची नीची वाली हरकतें की और बहुत सारे वीडियोस बना दिए, जिसमें से हर एक इंसान को, जिस किसी ने भी इस केस में लोगों की मदद करने की कोशिश की या फाइट करने की कोशिश की हीरा ग्रुप के ख़िलाफ़, उस हर एक इंसान को इसने कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा ग्रुप में और वीडियो बना के इस बंदे ने बोला। अब ये आर्ग्यूमेंट कि डिपॉजिटर्स एक्ट हैवी नहीं है या प्रायोरिटी में नहीं है और उससे पहले इनकम टैक्स अपना पैसा ले जाएगी, ये फरहान रशीद सिर्फ एक इंसिडेंट के ऊपर बेस करता है, जो कि ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 49 लाख अपने अक्टूबर 18 के ऑर्डर में 49 लाख और अभी एमए में भी 49 लाख रुपीस जो है जो सीए को दिया है। और फरहान रशीद ये कहता है कि भाई सीए को पैसा दिया और फिर इनकम टैक्स 3,000 करोड़ मांग रही है, तो भाई हमको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा करके फुल पैनिक इसने क्रिएट करके रखा है। और हमको हाई कोर्ट में जाना है और तेलंगाना हाई कोर्ट में जाना है और एसएफआईओ क्लेमेंट्स अलग पटरी में चल दिए और इस किस्म का एकदम वाहियात टाइप का एक आर्ग्यूमेंट रखा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया और हमको भी कुछ कॉल्स आए और लोगों ने कहा कि भाई ये क्या कह रहा है, ज़रा इसके ऊपर से थोड़ी क्लैरिटी हमको दे दें। तो देखिए, सबसे पहले फरहान रशीद को हमारे भाई, अभी ये तो मेरे ख्याल से आप बोल सकते हैं कि गुफा में बंद थे, अपने किधर गुफा में आईएमए के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था फरहान। और उसमें यहाँ पे एक कॉल आया शहबाज खान का मुझे, और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे बेल कैंसलेशन होने वाली है नौहरा शेख की, तो भाई नॉन कंप्लेनेंट्स, एसएफआईओ क्लेमेंट्स और ये सब जो मामला है ये क्या करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि भाई एमए फाइल हो रहा है उनकी तरफ से, तो हो सकता है कि रीस्टार्ट हो जाए। तो बोले कि ठीक है, लेकिन नॉन कंप्लेनेंट्स के जरिए एफआईआर तो फाइल होनी चाहिए। मैं बोला हाँ, तो होनी चाहिए, नॉन कंप्लेनेंट्स तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर जिस लोकेलिटी में एफआईआर फाइल नहीं हुआ है तो कर सकते। तो वो हिसाब से क्या करके डिसाइड करने के लिए शहबाज भाई ने हमको ये बोला, मुझे ये बोला कि क्यों ना हम फरहान रशीद को ज़रा इसमें इन्वॉल्व करते और उनको बोलते कि भाई नॉन कंप्लेनेंट लोग को एफआईआर करने में मदद करो। तो ये मेन पर्पस था उसको हमारे ग्रुप्स में ऐड करने का। हमने ही ऐड किया है फरहान रशीद को, ये सोच के कि भाई जो हम शेड बनाए हैं, कि भाई हमने एक खैमा बनाया है जिसमें लोग आ रहे हैं और हम बता रहे हैं कि भाई देखो वो वहाँ की वो जो मसला है, बिल्डिंग है, वो हमको बनाना है, तुम्हारे पास इतना कला है, तुम भी आओ जुड़ो। लेकिन इस खेमे में आने के बाद कुछ लोग ऐसा है कि भाई वो खेमे को ही तोड़ने लग जाते हैं। किस हिसाब से कि भाई आपका जो खेमा है उसके पास दरवाज़ा क्यों नहीं है? आप ये चाहते हैं कि रात को भेड़िए आके हमको खा जाए, शेर आके खा जाए। आपने दरवाज़ा नहीं बनाया क्योंकि आप हमें मारना चाहते हैं। आपने कुआं नहीं खोदा खेमे के बाजू में क्योंकि आप हमें प्यासा मारना चाहते हैं। आपने पीछे का कोई दरवाज़ा नहीं बनाया, कोई टेंट नहीं बनाया, कोई नहाने का सहूलियत नहीं है, कोई ये इस किस्म का हमारे ऊपर ही ब्लेम्स और ये सब करके खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश में ये फरहान रशीद और एक दो और कैरेक्टर्स और है जो सामने आए हैं। और मैं आपको फरहान रशीद के कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगा और उसके बाद ये बताऊंगा कि भाई क्यों इसका ये जो डिपॉजिटर्स एक्ट वर्सेस आईटी पैसा लेके जाएगी, गलत ट्रेन चढ़ गए, ये सब पैनिक वाले स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही बकवास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फरहान रशीद को जैसे हमने ग्रुप्स में ऐड किया, बाकी हम ग्रुप से निकाल दिए। एक ग्रुप से निकाल नहीं पाए, हीरा गोल्ड ओपन फोरम, क्योंकि वो हमारा उसमें एडमिन राइट्स नहीं है। वहाँ पे परवेज भाई, शोएब भाई, उनके पास एडमिन राइट्स है, तो वहाँ पे वो लिंगर कर गया क्योंकि उसकी हरकतें हमने देख ली हमारे ग्रुप में, तो वहाँ से निकाल दिया और हीरा गोल्ड ओपन फोरम में वो रह गया। अब सबसे पहले फरहान रशीद क्या बोलता है कि गरीब लोगों के लिए हमको मदद करना बहुत ज़रूरी है। यानी वो गरीब लोग के ना, ये जो इन्वेस्टर्स, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनको कभी गरीब विक्टिम के हिसाब से नहीं देखता, लेकिन ये इस टाइप के जो लोग हैं वो आके बोलते गरीब इन्वेस्टर्स जो मर रहे हैं, जो सड़ रहे हैं, उनको हमको देखना। फरहान रशीद वाला हिसाब किताब, अरे भाई साहब गरीब इन्वेस्टर्स के बारे में सोच रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अचानक से उसको कुछ दिखा नहीं, नॉन कंप्लेनेंट्स उसको कुछ जुड़े नहीं, तो बोला कि भाई एनआरआई की मदद करना चाहता हूं मैं। उसके बाद वो एनआरआई वाला स्टोरी आया कि मैं यूएई में एफआईआर करवाऊंगा, यूएई में एफआईआर कराऊंगा, यानी गरीब इन्वेस्टर्स। तो मैं जरा शॉक हो गया कि भाई आप पहले गरीब बोले, गरीब की मदद करेंगे, अब अचानक से
मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास का जो एनआरआई है उसको आप पकड़ रहे हैं। फोकस क्या था फरहान रशीद का? 300 रुपए। मैं आपको क्विकली ये बता देता हूं कि क्या क्या कम्युनिकेशन उसने एक ग्रुप में किया है। उसके बाद ये बोला है कि मैं फ्रेश पिटिशन डालना चाहता हूं कंप्लेनेंट्स लोग के जरिए, यानी जो उन्होंने कंप्लेंट किए उनका फ्रेश पिटिशन डालूंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि वहां पे मेरा फाइट जो है कंप्लेनेंट्स लोग का सही तरीके से हो। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है फरहान रशीद। उसके बाद बोला कि भाई नॉन कंप्लेनेंट्स जो देर से आए उसके लिए हम कंडोनेशन ऑफ डिले डालेंगे, यानी उन लोगों को बोला कि मैं 300 रुपए लेता हूं। एडवर्टाइजमेंट करना उसने चालू कर दिया, मैं 300 लेता हूं, 300 लेता हूं, आप मेरे पास 300 दो, मैं तुमको लीगल एडवाइस मैं दूंगा, ऐसा करके उसने सबका पूरा वहां लूटना पूरा चालू कर दिया। तो हमने उसको अपोज किया, हमने बोला तुम करोगे क्या ये सब चीज के बारे में? तो मैं बताता उसने क्या बोला कि मैं करूंगा क्या, लेकिन उसने ये बोला कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगा, लेकिन वो बाद में बताता हूं। सबसे पहले उसने बोला, अपनी प्रोफाइल बताई सबको ये ग्रुप में आके कि मैं 200 करोड़ का मेरा जो फैमिली है, 200 करोड़ के हम इन्वेस्टर्स है कर्नाटका के, हमारे पास बड़ा काफी प्लांटेशन है। और उसने ये कहा कि मेरी फैमिली और मेरे ये जो कॉफी प्लांटेशन का बिजनेस है, हम लोग हलाल कॉफी पीते हैं। मैं बोला ये सब इररिलेवेंट है, तू हलाल पी या हराम पी। यहाँ पे बोलने के पीछे का मकसद हमको ये समझ में आया कि भाई ये अपने आप को बेच रहा है 300 रुपए के लिए। हर आदमी से 300 कलेक्ट करेगा पहले, ये ऐसा बोल रहा है। मेरा राय जो लीगल राय है 300 कलेक्ट करेगा। देखिए यहां पे मैं स्टॉप लेता हूं। कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई वो 300 रुपए नहीं, वो तो बोल रहा है कि मैं फ्री कर रहा हूं। तो वो फ्री जो हुआ है ना उसका 300 के बदले, वो हमारे खौफ की वजह से हुआ है। आगे टेक्निकल आर्ग्यूमेंट है, बहुत सारे जो दिमाग रखने वाले बंदे हैं वो जानना चाहेंगे भाई आईटी और इनकम टैक्स और ये जो मसला है डिपॉजिटर्स एक्ट का, तो हम उसमें भी आएंगे। ओके, लेकिन फिलहाल फरहान रशीद प्रोफाइल अपना बिल्ड कर रहा है। उसने कहा है, फिर अचानक से हमने उनको आर्ग्यू किया, ये इंटरनेशनल कोर्ट, ये तो वाहियात बात है, आप फिजूल की बात कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, यहां वहां की बात कर रहे हो, गरीब बोले, फिर एनआरआई पे चले गए। ये सब हमने आर्ग्यूमेंट जारी रखा उनके साथ। बोले भाई न्यूट्रल ग्रुप था, हम उनको किक आउट भी नहीं कर सके, और वो बोलता गया। उसके बाद अचानक से एक दिन आया कि बोला कि मेरे को हीरा की तरफ से ऑफर आया है, हीरा की तरफ से ऑफर आया है कि मैं कुछ ही प्रॉपर्टीज जो है अटैच प्रॉपर्टीज उसको हाईलाइट करूं। हीरा की तरफ से ऑफर आया है अटैच प्रॉपर्टीज हाईलाइट करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया। यानी कि भाई अभी यहां पे भी ये जो स्टैंड था लेकिन मैंने नहीं किया वाला, ये हीरो बनने के चक्कर में इन्होंने बोला है कि मुझे ऑफर आया और मैंने नहीं किया। और उन्होंने कुछ वीडियो भी एक स्पेसिफिक सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर इस बंदे ने वो वीडियो बना दिया और बोल दिया कि देखो मैं इतना सुपरमैन हूं करके। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑफर आया ठुकरा दिया। उसके बाद इसने कुछ पासपोर्ट कॉपी डाला, नौहरा शेख का 2 पासपोर्ट कॉपी जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेज्ड है वो इशू, वो उसने दोनों पासपोर्ट कॉपी डाला। अब नौहरा शेख का पासपोर्ट किसके पास मिल सकता है? अगर वो ओरिजिनल है तो मिल सकता है आजूज माजूज के पास। तो चलो मान लो ओरिजिनल है, तो आजूज माजूज जो है यानी नौहरा शेख के 2 पुराने हरामखोर जो उसके साथ चिटके हुए थे, वो लोग ने फरहान रशीद को ये पासपोर्ट कॉपी दे दिया। फरहान रशीद ने ग्रुप में डाला, वहां पे डांस करने लगा। तो जब हमने बोले कि तू आजूज माजूज के साथ मिला हुआ है, तू मेल कर, पहले बोले मेल कर अथॉरिटीज को, तो उसने मेल किया छोटा मोटा। फिर हमने बोले कि ये परेशान भी तो कर रहा था हम लोग को, तो बोले कि तू आजूज माजूज के साथ मिला हुआ है, आजूज माजूज सैयद अख्तर के साथ मिला हुआ है, इस किस्म का वहां पे पूरी बात हुई। तो इसने बोला कि आजूज माजूज जो है वो चोर हैं, और ये किस तरीके से बोलता है। फिर बोला कि सैयद अख्तर भी जो बिल्डर ऐसे बिल्डर वो भी चोर है। वो वीडियो में आके यानी सब बाहर आ गया, वीडियो आ गया कि भाई आजूज माजूज को भी चोर बोल रहा है, सैयद अख्तर को भी चोर बोल रहा है। फिर बाद में बोला कि चांद भाई जो है, चांद भाई के ऊपर सब अटैक हो गया। भाई चांद भाई बोले हीरा ग्रुप का ना चाय पी के आए नौहरा शेख के साथ। चांद भाई ने ग्रुप में बोल दिया हाँ मैं चाय पी के आ गया। और फिर इन्होंने ये भी बोला कि शाहबाज जो है वो बिरयानी खा के आ गई, उनका ये डील हो गया, वो डील हो गया, असद ये क्या बोलते हैं उसको, आफिया प्लाजा का डील हो गया, वो भी एक बकवास करें। यानी सबको चल क्या रहा है कि सब चोर है, सब गधे हैं। बस ये एक शाना जो है 300 रुपए के लिए, सिर्फ 300 रुपए जमा करने के लिए फरहान रशीद इतना मेहनत किया पिछले 5 दिन में। मैं आपको समरी दे रहा हूं सिर्फ। फिर उसके बाद ये भी एक नया एक स्कैम निकाला। बोले फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन बोली कि हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर को वो पैसा नहीं देंगी, जो पैसा देंगी वो सिर्फ बैंक को देंगी। वो एक फाइनेंस मिनिस्टर एक यानी ऑपोजिशन से सवाल पूछा था, उसके ऊपर जवाब में ये बोला है कि हमने पैसा बैंकों को लौटाया है। ये नहीं बोला है कि हीरा के इन्वेस्टर्स को लौटाया या लौटाएंगे। तो इसके लिए बोले कि वो भी नहीं बोल रही, वो बैंक को जाएगा पैसा, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। यानी पैनिक, तुमको पैसा नहीं मिलेगा।
आईटी वर्सेस डिपॉजिटर्स एक्ट लास्ट में है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में, फरहान रशीद ने अपने एक वीडियो में बोला, टोटली फालतू वीडियो जिसमें ज्यादा करके आईएमए के लोग देख रहे हैं, व्यूज लग रहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि हीरा कहते, हीरा नहीं, हीरा आईएमए मिक्स करके बनाता है, आईएमए को लोग देख रहे हैं। फरहान रशीद ने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टर्स की बात ही नहीं हो रही है। ओके, ये एकदम वाहियात टाइप का जो सिस्टम है ना, यानी अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात हो रही नहीं हो रही है, लेकिन बोले सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टर्स की बात ही नहीं हो रही है। फिर बाद में अपना और प्रोफाइल, ये प्रोफाइल बिल्डिंग चल रहा है उसका कि मैं जानता हूं सब कुछ, बाकी सब तो छोड़ दो, मैं जानता हूं। फिर बोलता है कि मैंने 123 लोगों के साथ और 2 वकीलों के साथ मीटिंग किया, गूगल मीट किया और उसको रिकॉर्ड भी किया। तो जब हमने जब पूछा कि भाई रिकॉर्ड किया तो बताओ किधर क्या रिकॉर्डिंग है, तो वो बताना उसको फेल हो गया, वो नहीं बताया। यानी झूठ बोल बोल के अपना पूरा ये जो कहानी, आपको मेरे ख्याल से किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों ये सब बोल रहा है ना। आजूज माजूज भी चोर है बोल दिया इसने, डायरेक्ट जजमेंट दे दिया। ऐसे बिल्डर भी चोर है। चांद भाई चाय पी के आए, बोले कुछ शक है। शाहबाज भाई का डील हो गया, अरे बोले बहुत बड़ा शक है। और भाई मेरे को भी बोल रहे कि भाई क्योंकि मैं शाहबाज भाई, चांद भाई इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे ऊपर भी शक है। ये टाइप से सब चल रहा है। उसके बाद ये बोल रहा है कि डिपार्टमेंट से मेरे को एक एसएफआईओ का लिस्ट आया, ये लेटेस्ट लिस्ट है। वो जब लिस्ट उसने डाला ग्रुप में तो मालूम पड़ा वो क्लेम्स इन ऑर्डर वाला जो लिस्ट है वो था, वो भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। और उसको पूछते गए हम लोग, काहे के लिए तू इतना झूठ बोल रहा है, काहे के लिए तू इतना झूठ बोल रहा है। तो लास्ट में यानी पूरा ये एहसास हुआ कि हम उसका वीडियो देखे जब इसके चैनल पे, तो वो सबको बोलने लग गया कि मैं 300 रुपया लेता हूं, मेरा गूगल पे मेरा हक का पैसा है, ये है वो है करके वो पैसा बटोरने का काम अपने चैनल से चालू कर दिया। अभी आप सोचिए, ये आदमी, मैं तो इसको पागल मानता हूं, ये बोलता है कि भाई हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। अब वो उस चीज पर हमने पूछने लग गया तो चुप बैठ जाता है। हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भेजेगी बोली मामला इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे लिए, हम ऐसा कुछ करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी इंटरनेशनल कोर्ट को कि मैं फेल हो गया हूं, भाई हम फेल हो गए, हम इतना पेचीदा मामला देख नहीं सकते, तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में, यानी हम अपील करेंगे कि भाई आप चलाओ ये केस, हमारे बस की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कहेगी। ये ऐसा बोल रहा है फरहान रशीद। तो वो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर हो गया था उसके साथ। तो इसके लिए ग्रुप के एडमिन ने भी उसको निकाल दिया, लेकिन वो ग्रुप का जो है ऐसा खुला खुला रहता है, कोई भी वापस ऐड हो सकता है। तो वो वापस ऐड हो रहा था, निकल रहा था, उसको लात मार रहे थे, वापस ऐड हो रहा था। और मामला ऐसा तक आ गया कि भाई ये आदमी बदतमीजी तक उठा रहा है फरहान रशीद, मतलब इसको पागल बोल बोल के जब साबित भी कर दिए तो ये पागल जैसी हरकतें भी करने लग गया। तो हम लोग ग्रुप से निकल गए। अब देखिए मेन मसला जो बहुत लोगों को इंपॉर्टेंट लगता है वो ये है कि फरहान कुछ न कुछ टेक्निकल बोल रहा था कि ये डिपॉजिटर्स एक्ट को मजबूत करना पड़ेगा, नीचे के केस में हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। वो सब हम शुरुआत से पहले से जो बोलते आए हैं वही रिपीट उसने आगे ये किया। लेकिन उसने ये क्या कहा कि भाई अभी जो एमए में मेन पॉइंट ये जो है, जो हम समझे और हम पहले से समझ रहे थे और भी क्लैरिटी हो गई थी कि वो यही बात कर रहा था रियाज भाई से बात होने के बाद, कि भाई एमए में जो ऑर्डर आएगा, वो कहता है जो अभी प्रॉपर्टी बिक रही है उसका डिसबर्समेंट का ऑर्डर हमारे को नहीं आएगा। ये ऐसा बोलता है। पैनिक, तुमको पैसा नहीं मिलेगा, सीए को पैसा मिलेगा, जो 49 लाख रुपीस का अभी ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने सीए को देने के लिए, लेकिन तुमको नहीं मिलेगा। ये ऐसा करके फरहान रशीद दुनिया भर में चिल्ला रहा है। वो उसके पीछे बैकग्राउंड वाला रीजन जो हमको समझ में आया वो ये कह रहा है, यानी वो अकेला नहीं कह रहा है, वो डिस्कशन में इसने पैदा किया कि भाई ये ऐसा है, कुछ ना कुछ एक पॉइंट ले लूं, सबको पैनिक कर दूं, सबको मेरे पास लेके आऊं और 300 रुपए में मांग लूं। तो ये 300 रुपए के चक्कर में ये डिस्कशन हुआ और ये डिस्कशन का नतीजा ये आया कि टोटल इशू इज दैट लोगों को लगता है कि 31/2020 में जो ऑर्डर्स आने चाहिए थे वो नहीं आए। डिपार्टमेंट्स को ये बोला गया भाई मूव फॉरवर्ड या प्रोसीड इन अकॉर्डेंस टू लॉ, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया नहीं है और वो पूरा का पूरा मामला 31/2020 डिस्पोज हो गया। और अभी जो एमए आया है वो एमए में देखिए डिस्कनेक्शन कैसा दे रहे, 31/2020 और एमए को कैसा डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं क्या कनेक्शन आगे चल के। वो बोल रहा है कि एमए में जो ऑर्डर आया है 31/2020 में, ये कह रहा है फरहान रशीद के जितना भी कुछ हो गया वो जाने दो, लेकिन अभी एमए में सिर्फ इतनी बात हो रही है कि भाई प्रॉपर्टी बेच के पैसा जमा होगा, बांटने की बात अभी तक किसी ने किया नहीं, ये कह रहा है। इसकी वजह से फरहान रशीद का यह मानना है कि जब प्रॉपर्टी बिकेगी, जितने भी बिकेगी, पैसा जमा होगा,
तो वो पैसा इन्वेस्टर्स में नहीं बटेगा, इसका ये कहना है फरहान रशीद का। और वो ये भी सोचता है कि भाई जिस तरीके से सीए का फीस जो पेंडिंग है, सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सारथन एसोसिएट जिन्होंने हमारा मैपिंग किया, उसको ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने एकदम फ्लूइडली, जो 6 करोड़ नौहरा शेख ने जमा कर दी थी उसमें से पैसा इनको पे करो सीए को। किसको पे किया? फरहान रशीद बोलता है ये एक थर्ड पार्टी है, ये कोई अलग ही सीए है, इसको पैसा दे दिया। हम कहते कि भाई ये वो सीए है जिसने वेरिफिकेशन किया है लोगों का, ये हमारे लिए ही वो पेमेंट हुआ है, कोई थर्ड पार्टी में पैसा नहीं दिया है। वो सीए को पैसा दे दिया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट करके फरहान रशीद चिल्लाया। और उसके बाद बोला है कि इनकम टैक्स का 3,300 करोड़ का मामला पेंडिंग है, इनकम टैक्स आएगी, खा के चले जाएगी, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये फरहान रशीद का कहना है। इस तरीके से पैनिक करके लोगों को, यानी इस ऐसा कर दिया कि कुछ लोगों ने उसको 300 रुपया आउट ऑफ पैनिक दे भी दिया, उसका धंधा चालू हो गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कंसर्न जो पैनिक उसने रेज किया था वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो यानी हमारे ऊपर पूरा इल्जाम लगा दिया कि भाई ये जो काम करने वाले हैं इन्होंने बराबर घर नहीं बनाया, आगे का ताला नहीं है, पीछे का ताला नहीं है दरवाजे में, और कुआं भी नहीं खोदा, हम नहाएंगे कहां, हम धोएंगे कहां, हम ये क्या करेंगे, ये बकवास लोग कुछ काम बराबर किए नहीं, मैं आया हूं, मैं तुमको बता रहा हूं कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा, आओ डरो, मेरे पास आओ और मेरे को 300 रुपए दो। फरहान रशीद का वन एंड ओनली स्टोरी। साथ में वो ये भी बोला बंदे ने कि मैं जाऊंगा तेलंगाना हाई कोर्ट, और वो जाने वाला नहीं है क्योंकि आईएमए भी उसने ऐसा किया था, लोगों से पैसा जमा किया और उन लोगों को ठग दिया। सिंपल, 2 साल तक गायब था ये पैसा जमा करने के बाद आईएमए से। तो यहां पे भी वही कोशिश कर रहा है। और मैं अभी इसमें क्लियर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई क्यों ये जो पैनिक वाला जो सिचुएशन है ना फरहान रशीद का, इस पे अपने को गौर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज है, देखिए जिया भाई, बहुत सारे लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हमारे चांद भाई यूएसए के, उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप लोग भी जरा देखिए, गौर कीजिए, अगर मेरे से भी कोई गलती होती है तो आप लोग भी बता दीजिए। ठीक है, पहला बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कंसर्न, ये वहां पे जो खुला, दिस कंसर्न इज ऑलरेडी देयर विद अस सिंस द बिगिनिंग। हमने बार बार ये कहा है कि अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट में, फास्ट ट्रैक, यहां के नीचे के हाई कोर्ट में, बल्कि हमने बीच में एक हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन करने के लिए एक पिटीशन जो नौहरा शेख ने डाली थी उसको ऑब्जेक्ट करने के लिए वकील भी रखना स्टार्ट किया था। लेकिन हमने बार बार बोला एनीथिंग गोज रॉन्ग वी विल हायर अ लॉयर, बट न फॉर नाउ वी आर ऑप्टिमिस्टिक। अब देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, यह है ईडी का प्रेस रिलीज। ठीक है, ईडी का प्रेस रिलीज। नाउ यू जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन। ओके, Directorate of Enforcement ED Hyderabad Zonal Office has initiated the process of restitution of properties. Okay, restitution का meaning हम देख लेते हैं। ठीक है, just to be very clear, restitution मैंने पहले ही देख लिया। restitution का meaning है restoration of something lost or stolen to its proper owner। यहां पे owner को जो खोया हुआ चीज है, रेस्टिट्यूशन का मीनिंग है कि उसको वापस दिला देना। तो ईडी ने प्रोसेस चालू किया है, इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ रेस्टिट्यूटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज टू द जेन्युइन इन्वेस्टर्स, जो वेरीफाई हो रहे, जिनकी मैपिंग हो रही है, ऑफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉलोइंग द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वायर्ड ऑर्डर डेटेड 11/11/2024। यानी लेटेस्ट प्रेस रिलीज में एमए के ऑर्डर के बाद ईडी ये कहती है कि हम इन्वेस्टर्स को जो है पैसा वापस लौटाने के लिए यहां पे प्रोसेस ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज टू द जेन्युइन इन्वेस्टर्स ऑफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉलोइंग द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब ये देखिए ईडी का प्रेस रिलीज है, ये एक नहीं है, और भी बहुत चीज मैं बताऊंगा आपको। उसने इनकम टैक्स के ऊपर से जो बोला वही बताऊंगा, लेकिन आप इसको फास्ट में आप देख लेते हैं। ओके, सब्सटैंटिव जस्टिस इज मेट टू द इन्वेस्टर्स। यहां पे देखिए, इसको बड़ा कर देता हूं। Okay, who were duped in fraudulent investment schemes. Okay, यहां पे देखिए, ED has been investigating a money laundering case. ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है ना, this is for less than 1 crore। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ये लेके नहीं जाएगी ये पैसा, लेकिन फरहान रशीद और उसके जैसे सोचने वाले लोग को ये लगता है कि इनकम टैक्स लेके जाएगी। तो वो भी मैं आगे बताता हूं।
मनी लॉन्ड्रिंग केस, और यहां पे क्या है, गलेबल पीपल एंड कलेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज। ये लेटेस्ट वाला है, 13 नवंबर का है। ओके, एमए के बाद वाला प्रेस रिलीज है। एमए इज मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, कोई दूसरा पेटिशन नहीं है जो पुराने पेटिशन को लेके नहीं चलेगी। एनीवेज, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। ओके, एंड यहां पे लार्ज पार्ट ऑफ द फंड कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स, यहां पे आप देखेंगे जिधर जिधर भी आप देखेंगे, ओके, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इशूड, यहां पे आप इन्वेस्टर्स की ही बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको INVESTOR यहां पे देखिए, कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर, यहां पे पर्पस वापस से बोला है, कंफर्म्ड अटैचमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इन WP31 2020 को ये प्रेस रिलीज में ईडी ने कनेक्ट कर दिया है। अब फरहान रशीद जैसे लोग बोलेंगे शो मी अ कोर्ट ऑर्डर, डोंट शो मी ईडी का प्रेस रिलीज। वेट देन, फॉर दोज पीपल वेट। ठीक है, I am giving you my side of the argument and court order will come appropriately accordingly. Okay. During the course of hearing in WP31 of 2020, यानी पुराना पिटिशन जिसको फरहान रशीद बोलता है खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, यहां पे ईडी बोल रही है कि इसके बारे में बात कर रही है 31/2020, क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर है ये एमए में। इट इज नॉट लाइक न्यू पिटिशन या ऐसा कुछ है, पुराने ही पिटिशन को लेके आगे चल रही है ये एमए। Before the Honorable Supreme Court, ED had prayed for permission of auction. ED ने auction के लिए मांगा attached property for the purpose of restoration to investors. वापस से investors के बारे में, investors को पैसा वापस देने के लिए। restoration का मतलब क्या है, वही restitution। यहां पे देखिए, restoration of something lost or stolen। ठीक है, तो यहां पे फरहान रशीद बोलता है कि कुछ नहीं होगा रिस्टोरेशन, कोई रेस्टोरेशन नहीं होगा, कोई रेस्टिट्यूशन नहीं होगा, लेकिन ईडी बोल रहा है कि हम ये जो प्रोसेस चालू कर रहे हैं प्रॉपर्टी बेचने का, ये लोगों को पैसा वापस देने के लिए है। तो फरहान रशीद बोलता है कोर्ट नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी, नीचे आएगा ये सब मामला, तो वहां से सिर्फ बेच के पैसा जमा होगा। उसका भी आगे मैं बताता हूं। इनकम टैक्स लेके जाएगी, ये पैनिक है, इनकम टैक्स लेके जाएगी। फरहान रशीद ये बोल रहा है, पैनिक कर रहा है, लोगों को अपने तक खींच रहा है, 300 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो वापस से हम इन्वेस्टर्स को यहां पे अगर सर्च करें, जिसको ये पढ़ना है तो पढ़ सकता है, लेकिन मैं आपको इन्वेस्टर्स इसीलिए बार बार दिखा रहा हूं ताकि जो यानी सिंपल तरीके से समझना चाहे ना वो समझेगा कि देखिए, कंसिडरिंग सबमिशन ऑफ ईडी, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज परमिटेड ऑक्शन ऑफ 2 प्रॉपर्टीज ऑफ नौहरा शेख अटैच्ड बाय ईडी टू सेटल इन्वेस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया है ऑक्शन का, ये 2 प्रॉपर्टीज का जो ईडी ने अटैच किया है, इन्वेस्टर्स को सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह परमिशन दिया है। तो मतलब वो जो बेच रहे वो पैसा हमारे इसमें जमा होगा। अब ये क्या बोल रहा है, वो पैसा जमा होगा और इनकम टैक्स लेके जाएगी, ये पैनिक क्रिएट कर रहा है, वो भी 300 रुपए के लिए। एनीवेज, फर्दर ऑन द प्रेयर ऑफ ईडी, यहां पे और देखेंगे इन्वेस्टर्स का किधर है। ओके, और इसके बाद सेकेंड डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। यहां पे देखिए, अभी इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स लेके जाएगी, ये जो बोल रहा है, यहां पे ये कह रहा है ईडी के within a period of 2 weeks, okay, following which ED shall proceed to put those properties also to auction। आगे की जो प्रॉपर्टीज हीरा फॉरवर्ड करेगी 2 वीक के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, तो ED shall proceed to put those properties also in auction, also to auction and try to recover maximum amount for distribution। यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना, लोगों तक बांटने की बात करें, among the investors। In addition, the honorable court has directed नौहरा शेख to deposit। यहां पे ये क्या कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, इसको जरा और बड़ा कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन, ये और भी ईडी प्रोसीड करेगी आगे की प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए। यहां पे ईडी शैल प्रोसीड टू पुट दोज प्रॉपर्टीज ऑल्सो, जो आगे फॉरवर्ड होगा नौहरा शेख से, एंड ट्राई टू रिकवर मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग्स द इन्वेस्टर। ठीक है, ये फर्स्ट ईडी का जो है, ये मैंने आपको बता दिया, प्रेस रिलीज जो कि नवंबर 13, 2024 का है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ऐसे ऐसे अजीब अजीब कैरेक्टर आ जाते हैं, बोलते हैं इनकम टैक्स लेके जाएगी, नहीं देगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इसमें ये एक्सप्लेनेशन से, एक डॉक्यूमेंट से अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। फाइन, तो वी विल गो टू अनदर डॉक्यूमेंट एंड विच इज ऑल्सो ईडी का प्रेस रिलीज एंड आई विल बी वेरी फास्ट इन इट। जिसको बहुत डिटेल में ये आर्ग्यूमेंट हमारे ग्रुप्स में देखा है, मेरे ख्याल से वही इस चीज को इतना फॉलो करेगा। देखिए, ईडी का सेकेंड प्रेस रिलीज अगस्त यानी 2024 का है। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। यहां पे आप देखिए
यहां पे सेकेंड प्रेस रिलीज में यहां पे ईडी क्या कह रही है? ईडी हैज बीन इन्वेस्टिगेटिंग अ मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड देयर मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नोहेरा शेख फॉर चीटिंग गलेबल पीपल। तो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो करी है ना, वो इसीलिए करी है क्योंकि नोहेरा शेख ने लोगों को चीट किया। यानी पहला कौन आया यहां पे? पहला डिपॉजिटर्स आया। यहां पे क्या कह रहा है? दे आर मैनेजिंग डायरेक्टर्स फॉर चीटिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसके खिलाफ इसीलिए हुआ है, हीरा ग्रुप के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने लोगों को चीट किया है and collected thousands of crores of rupees from them on a false promise of abnormally high returns of around 36% per annum। यहां पे ये सेंटेंस एकदम क्लियर है। ईडी इन्वेस्टिगेट करती आई है मनी लॉन्ड्रिंग केस हीरा ग्रुप की तरफ से और नोहेरा शेख के खिलाफ फॉर, जो क्यों कर रही है, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्यों कर रही है? मनी लॉन्ड्रिंग आया कहां से? लोगों के पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। तो ईडी इन्वेस्टिगेट जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि इसमें लोग ठगे गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग आया कहां से? लोगों के ठगने के बाद से आया है। तो डिपॉजिटर्स ऊपर हुआ कि पीएमएलए ऊपर हुआ? मैं इनकम टैक्स में बाद में आऊंगा, लेकिन डिपॉजिटर्स ऊपर हुआ कि पीएमएलए ऊपर हुआ? ये दोनों डॉक्यूमेंट्स से ये प्रेस रिलीज और ये प्रेस रिलीज, भले ही पीएमएलए का केस है, चल रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन पीएमएलए का केस 1 करोड़ के नीचे का है। यहां पे जो अटैच प्रॉपर्टीज इतनी सारी हो रही है, ये डिपॉजिटर्स के ऊपर लिए हो रहा है। यहां पे देखिए, चीटिंग गलेबल पीपल एंड कलेक्टिंग थाउजेंड ऑफ रुपीज। ये गलेबल पीपल, ये हम इन्वेस्टर्स, ओके। यहां पे रिकवरी हो रही है 90 लाख, 1 करोड़ के नीचे का नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का। ये लोगों को जो मालूम पड़ा ईडी को, कोई केस पेपर पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये लोग अटैच कर रहे कितने करोड़ों, 100 करोड़ 150 करोड़ अटैच कर रहे। क्यों? यहां पे गलेबल पीपल इन्वेस्टर्स की बात इसीलिए कर रहे क्योंकि ये बाकी के अटैचमेंट को उनको जस्टिफाई करना रहता है उनके ही अपने केस में, पीएमएलए के अंदर। तो पीएमएलए से कोई खतरा इन्वेस्टर्स को नहीं है। रिगार्डलेस अगर बोलेगा नहीं ऐसा वैसा पीएमएलए में भी कुछ करना पड़ेगा, तो भी ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, आपको मैं दे दूंगा। डिपॉजिटर्स कैन स्टेक क्लेम ओवर अटैच प्रॉपर्टीज। ईडी के केस में डिपॉजिटर्स कैन स्टेक क्लेम, वो लोग अपना क्लेम हम लोग उसके ऊपर डाल सकते हैं। किसी को डर है कि ईडी पीएमएलए में सारा प्रॉपर्टी खा जाएगी, जो कि यहां पे दिखाया आपको नहीं होगा, तो वो ईडी के केस के अंदर इन्वेस्टर्स का क्लेम कोई भी एसोसिएशन, हीरा विक्टिम एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन मिलके जाके कर सकता है। ठीक है, खैर ये बता दिया मैंने, इसको बंद कर देता हूं। तो ये सेकंड डॉक्यूमेंट, ओके, आपको बता दिया है कि क्यों पीएमएलए तो कोई इशू है ही नहीं। लेट्स कम बैक टू माई सेल्फ। ओरिजिनल मुद्दा यही है, वापस से मैं आपको याद दिलाता हूं कि मरहूम फरहान, मुस्लिम स्कैमर, मरहूम नहीं जिंदा है, वो ये कहता है कि भाई आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा जो है जैसे सीए को दे दी वैसे इनकम टैक्स लेके चले जाएगी, इनकम टैक्स खत्म कर देगी, आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए हैं, आपको धोखा दिया हुआ है, ऐसा करके पैनिक करके लोगों से 300 रुपए जमा कर रहा है। लेकिन उसका कंसर्न हम सुने, आप ऐसा, आप वैसा, आप ये नहीं वो नहीं, तो बोले भाई इसको क्लियर कर देते। लोग थोड़ा परेशान हो रहे, लोग बोल रहे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, हमको पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो हम चलते हैं एसएफआईओ के अगस्त 28, 2022 के एफिडेविट के ऊपर। अभी इसमें कुछ पेजेस है जो हमने मार्क किया है, मैंने मार्क किया है, मैं आपको बता देता हूं। पहला, जो कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ सीए, बहुत छोटा पॉइंट है, पेज नंबर 13 मैं आपको लेके जाता हूं कि वो जो 49 लाख और ये सब जो बात है, फरहान रशीद बोल रहा है कि थर्ड पार्टी को दिया है, वो उसको साबित करना यहां पे जरूरी है कि वो सीए को दिया है। तो पेज नंबर 13 में यहां पे लिखा हुआ है, ओके, कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ सीए फर्म, ओके। ये 6 करोड़ जो नोहेरा शेख ने, नीचे लिखा हुआ है 6 करोड़ का, लेकिन वो देखिए 6 करोड़ जो नोहेरा शेख ने जमा किया है एसएफआईओ के पास, उसमें से सीए को पैसा दे रहे हैं। और ये जो सीए है, सारथ एंड एसोसिएट्स, ये हमारा मैपिंग का काम कर रहा है। तो ये पैसा बाहर नहीं गया, ये इन्वेस्टर्स के काम के लिए लगा ये पैसा। आप देखें यहाँ पे 6 लाख दिया है, 6 लाख रुपया हर महीने का इनका खर्चा बताया जा रहा है। ये 49 लाख रुपीस अभी पेंडिंग है, इसमें बताया अगस्त 28, 2022 का एसएफआईओ का एफिडेविट है, जिसमें ये बता रहा है 49 लाख रुपीस पेंडिंग है, बाकी है, ओके। और यहां पे ये बता रहा है कि ये सीए जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है,
ये इन्वेस्टर्स के मैपिंग के वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है, वो भी उस पैसे से जो अलग से नौहरा शेख ने 6 करोड़ रुपया जमा किया था, ये बोल के कि मेरे को बेल दे दो, मैं 6 करोड़ रुपए जमा करने के लिए भी तैयार हूं। तो ये कोई अटैचमेंट का पैसा निकाल के सीए को नहीं दिया, ये एक्स्ट्रा पैसा दिया है। जो नौहरा शेख ने 6 करोड़ जमा किया था उसमें से सीए को पैसा दिया है। ठीक है, तो ये एस्टैब्लिश हो गया। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट, इसमें मेरे को जरा मेरे यहां पे आना पड़ेगा। फरहान रशीद ये बोलता है कि भाई ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमको ये पैसा दे, डिपॉजिटर्स एक्ट के तरीके से ही हमको पैसा मिलेगा तो नहीं बोलता है वो, लेकिन खैर डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत ही हमको पैसा मिलेगा। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बेच देगी पैसा और उसके बाद वो पैसा जमा हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ईडी के पास, और उसके बाद इनकम टैक्स आके उसको ले जाएगी। ये कंसर्न बहुत ग्रेव कंसर्न है। हम लोग वाकई में इसमें सोचने वाली बात है और रिसर्च करने वाली बात है, इसलिए हम रिसर्च करके इनको बता रहे हैं। और एक भी चीज साथ साथ में बता रहे हैं कि ये पहले से रिसर्च है, पहले से हम सोच के रखें। सुप्रीम कोर्ट से एसएफआईओ का मामला कहीं भी रुका, वी आर गोइंग टू हायर लॉयर्स। हमने पहले भी बोला था ग्रुप में फास्ट ट्रैक करेंगे और जो भी दूसरे रेलेवेंट प्लेयर्स होंगे वो हम डेफिनेटली करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी करेंगे फ्रेश पिटीशन के जरिए, नौमान भाई के एसोसिएशन, और नीचे भी करेंगे, सब जगह करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट से ये प्रोसेस रुका तो। खैर, वही एसएफआईओ के एफिडेविट में पेज नंबर 28 में आपको मैं बताना चाहता हूं कि एसएफआईओ ने जो 31/2020 के केस के अंदर एक प्रपोजल दिया था, जो मैंने ग्रुप्स में भी बताया था कि भाई कमेटी बनाने की बात की थी एसएफआईओ ने, कि भाई नीचे के स्टेट्स में, हर एक स्टेट में एक कमेटी बनाया जाएगा। तो फरहान रशीद और उसके जैसे सोचने वाले लोग का यह कहना है कि मैकेनिज्म जो है पेमेंट डिस्बर्समेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सिर्फ डिपॉजिटर्स एक्ट के थ्रू ही आएगा, जबकि ये गलत है। और वो गलत इसलिए साबित कर रहा हूं यहां पे आपको कि देखिए, डिपॉजिटर्स एक्ट को टोटली साइडलाइन करके इंडिपेंडेंट कमिटीज बनाने की बात यहां पे एसएफआईओ ने किया है। एक सेकेंड, ओके, ये कौन सा पेज एग्जैक्टली? पेज नंबर 22। ओके, मैं 28 में आ गया हूं, 22 में। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि हीरा ग्रुप कंपनी डेटा और ये वो सब बातें रखने के बाद, इन दिस प्रोसेस इट इज फेल्ट अप्रोप्रिएट टू हैव अ कमिटी ऑन बोर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो टू अराइव एट एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट फिगर्स। हमारे में डिस्क्रिपेंसी है, ये यहां पे आप बोलेंगे प्रॉफिट के पेमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है, कुछ डेफिशिएंसीज है, और इसकी वजह से अभी तक की जो मैपिंग हो चुकी है, ये 2022 का है, मैपिंग आगे बढ़ चुका था यहां पे, जितना मैपिंग उन लोगों ने डेटा आगे फॉरवर्ड किया, और वो एसएफआईओ कहती है कि इसकी वजह से हमको एक कमिटी ऑन बोर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो टू अराइव एट एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट फिगर्स, इट इज सजेस्टेड टू फॉर्म अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ, यहां पे देखिए, फ्रॉम ईच स्टेट one revenue official not below the rank of deputy collector and one deputy superintendent of police from each of the state for identifying genuine investors. The point of contact for each of the state would be the revenue official as nominated above. यानी हर स्टेट में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा जहां पे इन्वेस्टर जा सकता है, अपना मसला, अपना प्रॉफिट का इशू है, इसका इशू है, उसका इशू है, वो क्लियर कर सकता है। ओके, एक कमेटी बनेगी और कमेटी के मेंबर्स हर स्टेट में रहेंगे। वन ऑफिसर फ्रॉम एसएफआईओ, एक एसएफआईओ का ऑफिसर रहेगा। वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एक्यूज्ड, हीरा की तरफ से भी एक आदमी रहेगा। वन सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम अ सीए फर्म। एंड फिर यहां पे लिखा है, इट इज हम्बली सबमिटेड दैट फॉर द स्मूथ एंड सीमलेस सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स एंड फॉलोइंग ड्राफ्ट सेटलमेंट, ये कमेटी बनाने के बाद सेटलमेंट एंड फॉलोइंग द ड्राफ्ट modalities of the committee are for the committee are suggested, the committee will arrive at the payments to be made, i.e. settlement value towards the settlements of claims and inform the हीरा ग्रुप, the accused। ये पूरा तरीका बताया कि कमेटी किस तरीके से फंक्शनिंग करेगी। डिस्कस एंड ड्रॉ द मिनट्स, ये जो बोलते ना, ये लोग बोल रहा था फरहान कि जैसे हमको पूरा अपडेट दिया जा रहा है आईएमए में, वैसा हीरा में नहीं होगा। यहां पे पूरा मार्क करके एसएफआईओ ने रखा है कि डिस्कस एंड ड्रॉ द मिनट्स, कमिटी शैल फर्निश रिपोर्ट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन एज मे रिक्वायर्ड
for the appraisal of this honorable court. SFIO investigation unit will arrange necessary secretarial assistance to the committee. The chartered firm MA Saratz will continue to assist the committee. And ये पूरा ये लोग ने यहां पे ये दिया है. लेकिन पैनिक बाबा जो है फरहान रशीद, वो ये कहता है कि नहीं, तुम लोग गलत ट्रेन पे चढ़ गए हो, सिर्फ डिपॉजिटर्स एक्ट देगी. तो हमने बोला कि भाई ये देखो, डिपॉजिटर्स एक्ट नहीं, अलग कमेटी ही बनेगी, अलग हिसाब किताब से एक प्रपोजल आया था. हमको सिर्फ एसएफआईओ के पास जाना है हैदराबाद में. अल्लाह आलम कौन जाएगा. लोग बातें तो करते हैं, यानी ये फाइटर्स जो सूडो फाइटर्स है, जाने वाला कोई नहीं है. एसएफआईओ के पास जाना है, एक लेटर लिख के इस चीज का रेफरेंस देके कि भाई ये ऐसे ऐसी बात है, आपने 31/2020 में ये ऐसा बोला था. एंड एमए जो है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए एमए डाला गया है, तो 31/2020 स्टिल कंटिन्यूअस. ये हम बोल रहे हैं, ये पागल आदमी फरहान, कि कंटिन्यूस नहीं है, खत्म हो गया, ये हो गया. इट इज स्टिल कंटिन्यूअस, बट जस्ट टू मेक श्योर कि ये कमिटी फॉर्मेशन वाला काम जो है आगे हो, कोई आदमी को जाना चाहिए, शाहबाज भाई को जाना चाहिए हीरा विक्टिम एसोसिएशन का एसएफआईओ के पास, और बोलना चाहिए कि भाई आप अगले एफिडेविट में, आपके अगले एफिडेविट में डिसबर्समेंट की भी बात करें. जैसे ही थोड़ा, अभी हमारा वकील क्या बोलता है, बोलता है कि पहले पैसे तो आने दो. और भाई सही बोलता है, पहले तो पैसे तो आने दो. हम भी बोलते हैं कि भाई आने दो, उससे पहले प्रिपेरेटरी काम अगर जो है, तो हमने बता दिया ये जिम्मेदारी हीरा विक्टिम एसोसिएशन हमारे शाहबाज भाई के ऊपर है, क्योंकि वो हैदराबाद में है, मेरे ऊपर नहीं है, और मेरे ख्याल से चांद भाई के ऊपर भी नहीं है. हम लोग हैदराबाद में नहीं है. नौमान के ऊपर भी नहीं है, नौमान भाई के ऊपर, हम लोग हैदराबाद में नहीं है. अब हैदराबाद में कौन जाता है एसएफआईओ के पास, ये जाता, वो जाके लेटर लिखो और ये बात बताओ कि भाई ये ऐसा ऐसा है, और ये ऐसा आपको अगले अपने एफिडेविट में डिसबर्समेंट की भी बात आप करो, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक पागल है जो भौंक रहा है, ओके, और वो सबको पैनिक में ले रहा है 300 रुपए के लिए सिर्फ. ठीक है, बात अभी तक खत्म नहीं हुई है. इनकम टैक्स लेके जाएगी, ये एक बहुत बड़ा वो है ना पैनिक बटन जो इसने दबाया, तो बात अभी तक खत्म नहीं हुई. अभी तक मैंने आपको बताया कि कमेटी फॉर्म करने वाला भी मामला यहाँ पे हो चुका है, ये आपको इसमें बताया. देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब वो सब, तो बात अभी खत्म नहीं हुई. यहां पे हम आएंगे आईटी, इनकम टैक्स का पूरा असेसमेंट जो है, कि क्यों हमको ये मानना है, हमारा ये मानना है कि भाई इनकम टैक्स इसको लेके नहीं जाएगी. फिर भी हम प्रिपेयर करके रहेंगे, नो प्रॉब्लम, बट वाई, मैं आपको क्विक पॉइंट्स बता देता हूं और ये जल्दी इसको खत्म कर देता हूं. कि यहां पे पेज नंबर 36 में पहले जाएं. सबसे पहले ये फर्स्ट पेज है, समझो, असेसमेंट ऑर्डर का. यहां पे इनकम टैक्स कर रहा है, कहती है कि 2017-2018 से, हाँ, यानी उससे 2015 से ये लोग असेसमेंट का लेने आए थे, लेकिन फर्स्ट जो है वो 2017-18 का असेसमेंट करने आए, फिर 2015 का भी किए, तो ये 6 करोड़ का ऐसा कुछ मामला है. तो ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट है पेज नंबर 37 में, यहां पे ये क्या कहते हैं, नो स्टॉक रजिस्टर्स, नो स्टॉक, इनका कुछ भी है, नो स्टॉक रजिस्टर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ एविडेंसिंग डीलिंग इन एनी काइंड ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, प्रोविजंस, ज्वेलरीज वेर फाउंड ड्यूरिंग द सर्वे. यानी हीरा ग्रुप का इनको कोई बिजनेस मिला नहीं है, ओके, बिजनेस मिला नहीं है, और बिजनेस मिला नहीं है और लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो 2008 उससे पहले का है. इन्होंने कहा कि बिजनेस मिला नहीं, तो क्या हिसाब से टैक्स कितना बनेगा वो बाहर आएगा. ये फर्स्ट पॉइंट है. लेकिन एनीवेज लेट मी कंटिन्यू, मैं एक पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं. दूसरा पॉइंट नंबर 38, नो स्टॉक, इन लोगों को कुछ मिला नहीं हीरा का बिजनेस, ओके. यहां पॉइंट नंबर 38 अगर आप देखोगे, On careful examination of bank accounts of HGEL, it was found that the amounts are being received from a large number of persons by way of account transfer. यानी इन्वेस्टर्स का यहाँ पे लोग ने स्पॉट किया है शुरुआत से ही. जो इनकम टैक्स ये मांग रही है ना, ये इनको मालूम है कि ये इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे आया हुआ है. अभी तक मांग नहीं रही है, अभी एक्सप्लेन कर रही है इनकम टैक्स के, बताओ ये पैसा क्या है, इतना तुम्हारे पर पेंडिंग आ जाता है अगर तुम एक्सप्लेन नहीं करते तो ये असेसमेंट ऑर्डर के हिसाब से ये बोल रही है कि भाई लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसमें हमको यहां पे मालूम पड़ रहा है. ठीक है. उसके बाद आप देखेंगे इन्वेस्टर्स का, पेज नंबर 42 में इन्वेस्टर्स का, एक सेकेंड ना, पेज नंबर 42 में इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू, स्वॉर्न स्टेटमेंट बाय मोहम्मद अमजद हुसैन, ओके. फिर उसके बाद यहां पे देखेंगे इन्होंने बताया कि इन्वेस्टर्स का पूरा यहां पे एस्टैब्लिश किया कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया यहां पे. मतलब आईटी क्या कर रही है, इनकम टैक्स इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू ले रही है. 42-43 में भी यहां पे दूसरा शेख इमाम कासिम
ओके और फिर आप पेज नंबर 49 में जाएंगे तो ये सब इंटरव्यूज हैं, ये सब इंटरव्यूज हैं इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स ने ऐसा कोई धंधा बता के उसमें से इनकम टैक्स नहीं मांग रही है। बट स्टिल आई विल कम टू अनदर पॉइंट, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस। यहां पे आप बताएंगे कि नॉन कोऑपरेशन बता रहे हैं इनकम टैक्स के, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। तो असेसमेंट जो रिपोर्ट है यहां पे, असेसमेंट ऑर्डर जो है, इट डज नॉट कंक्लूड दैट देयर वाज अ बिजनेस through which there is tax to be extracted. It is their assessment order. They have assessed that she took money from people. That's all. And if she does not explain her business, then 3,400 crore is pending for the income tax. Income tax is not going to take this. This is a report by them that she did this fraud. उसने fraud किया, ये नहीं बोला कि हमको दो। कहां लिखा हुआ हमको दो, जरा ये पढ़ के सुनाए फरहान रशीद और उसके जैसे सोचने वाले लोग। फिर 51 में जाके देखेंगे तो व्हाट इनकम टैक्स इज सेइंग, द रियल नेचर ऑफ द बिजनेस, इसको बड़ा कर देता हूं, एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज सॉलिसिटिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक का पैसा है, इनकम टैक्स खुद बोल रही है पब्लिक से पैसा लिया। एंड इन्वेस्टिंग द सेम इन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड पार्ट ऑफ सच कलेक्शंस वे यूज्ड टू पे रिटर्न्स। ओके, तो इनकम टैक्स को मालूम है कि ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक से लिया हुआ है, तो बिजनेस जो किया है उसमें से फायदा हुआ है, उसमें से इनकम टैक्स निकलेगा ना, कि ऐसे ही इनकम टैक्स निकल जाएगा। और ये कह रहा है फरहान रशीद कि इनकम टैक्स लेके जाएगा और पूरा का पूरा जो है लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। पैनिक बटन दबा दिया 300 रुपए के लिए। समझ रहे हो, हमारे यहां पे ऐसे ऐसे भी हरामखोर लोग आते रहते हैं। और भी आगे बताऊंगा, अभी तक बात खत्म नहीं हुआ है, 5 मिनट में मामला ये खत्म हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से इनकम टैक्स इसमें जुड़ के अपना इन्वेस्टिगेशन किया इनकम टैक्स ने, उस तरीके से और भी प्रेस रिलीजेस आपको मिल जाएंगे इनकम टैक्स के भी और ईडी के भी। हमारे केस में इनकम टैक्स का प्रेस रिलीज नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएंगे ईडी में भी, उसमें भी, कि भाई ये देखिए यहां पे आप देखेंगे ये दूसरा एक केस है जिसमें ईडी कहती है कि ईडी इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ 122 एफआईआर्स रजिस्टर्ड बाय केरला पुलिस अगेंस्ट MSPRD मिनी निधि लिमिटेड। यानी पहले 122 एफआईआर हुआ और उसके बाद ईडी ने केस इनिशिएट किया, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया। यानी पहले 122 एफआईआर हुआ और ईडी ने फिर ये केस इनिशिएट किया। द सेम थिंग इज विद द इनकम टैक्स थिंग फॉर इन आवर केस। हमारे केस में भी वही है कि ये केसेस होने के बाद ईडी को मालूम पड़ा इतना सारा मामला है, इनकम टैक्स को भी मालूम पड़ा इतना सारा मामला है, और ये सब लोग ने इस हिसाब से इन्वेस्टिगेट किया। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 का वीडियो मैं आपको बहुत जल्द बना के बताऊंगा कि क्यों इस किस्म के लोग, फरहान रशीद और ये सब टाइप के लोग से हमको बचना है। बिकॉज ये इनके लिए पूरा मामला जो है सिर्फ 300 रुपए का है। आपको मैंने इतना बताया, और ये सेकंड पार्ट 2 में आपको पूरा बाकी का क्लियर बता दूंगा। और भी बहुत सारे जो लीगल पॉइंट्स है इससे रिलेटेड वो मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी ये कम से कम मेरे ख्याल से 30 मिनट से ऊपर हो गया है, 42 मिनट्स हो गया, इसलिए मैं इसको अभी यहां तक बंद कर देता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।